विद्यार्थियों सादर नमस्कार। खालूलाल कुलमी के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरे नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं और डॉक्टर के की हिंदी के नाम से भी। वैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कविता, कहानी, उपन्यास को समझने के लिए, और मैंने कविताओं पर बहुत सारे वीडियो बना के डाले हैं। आप अगर देखेंगे उन वीडियो को पूरा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ज़रूर आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी समझ और भी बेहतर होती चली जाएगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से आप सभी परिचित ही हैं। मोटा मोटी उनको छायावाद के कवि के रूप में हम जानते हैं, लेकिन वो कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, विचारक, चिंतक, संगीत के ज्ञाता, और जीवन उनका संघर्षों से भरा पड़ा है और विद्रोही स्वभाव के थे। इसलिए वो कहते हैं ना कि आप जीवन में कुछ अलग करते हैं ना, तो फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है आपको। इसलिए इंसान को अलग करने से पहले इसके लिए भी तैयार होना चाहिए कि अगर मैं कुछ अलग कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है लोग मेरा विरोध भी करेंगे और मेरे दुश्मन भी पैदा होंगे, तो मुझे उस सब के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर हमने कठिन रास्तों का जीवन में चुनाव किया है तो उस पर आने वाली बाधाओं के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए हमें। अगर हमने कंफर्ट जोन का चुनाव किया है तो फिर वहां कोई बाधाएं नहीं होंगी, वहां सब कुछ सरल सपाट होगा बस। तो निराला उस तरह के सपाट न रचनाकार है न जीवन में जीने वाले हैं। जूही की कली जो कविता है, जो छंद मुक्त कविता है, आपको मालूम ही है रीतिकाल का पूरा समय छंद की महत्ता को स्थापित करने का समय है, और आधुनिक काल की कविता ही छंद के रिदम को तोड़ के नए काव्य रिदम का सृजन करती हुई आगे बढ़ती है। तो 1922 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। पहले कुछ लोग कहते हैं कि 1916 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन 1922 में कविता प्रकाशित हुई थी। और कविता फिर बताया गया कि 1921 में असल में प्रकाशित ये लिखी गई थी और 1922 में ये पहली बार प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कविता क्या है? बहुत ही प्रेम, समझे कि प्रेम कविता है वो, जिसमें मलय, पवन और मतलब प्रकृति का पूरी तरह से मानकीकरण किया है। जूही उसमें क्या है, जूही एक फूल होता है ना, उसको नायिका बनाया है, और मलय नील जो है ना, हवा है, उसको नायक के रूप में कवि ने चित्रित किया है। ये विरह की पीड़ा को दर्शाती है, मिलन भी इसके अंदर है। तो किस प्रकार से विरह और मिलन की कहानी को निराला ने बहुत ही, समझे कि बहुत ही बोल्ड कविता एक तरह से है। और निराला की कविताओं को लेकर के इस तरह की सेंसुअलिटी की बात पहले भी की जाती रही, और ये उस समय भी जब लिख रहे थे उसमें भी उन पर बहुत सारे आरोप लगे थे कि ये कवि नहीं है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती के संपादक थे, उन्होंने उनकी कविताओं को प्रकाशित करने से मना किया। बोले कि कविताएं अश्लील है, या मतलब जो आजकल आरोप लगते हैं ना, जो लोलिता एक उपन्यास आया था, आपने नाम सुना होगा, तो उस पर किस प्रकार से उस दौर में लगा था। फिर अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी पर भी लगा था कि एक अश्लील उपन्यास है। तो नैतिकताएं जब टूटने लगती है समाज की, या लेखक जब नैतिकताओं पर सवाल खड़े करता है, तो जो रूढ़िवादी जो समाज है वो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाता है। तो इस कविता में भी कुछ इस प्रकार की चीजें हैं, लेकिन कविता बहुत स्पष्ट और बहुत सिंपल कविता है। मैं एक बार कविता पढ़ देता हूं और फिर कविता की व्याख्या कर देता हूं। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न भग्न, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दृगबंध किए शिथिल पत्रांक में, वासंती निशा थी विरह विदुर प्रिया, संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मली अनिल। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनी गात। फिर क्या पवन उपवन सरसरित गहन गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली, कली खिली साथ सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह। नायक के चुमे कपोल डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, कि जोंकों की स्मृतियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल।
चौंक पड़ी युवती, चित चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख, हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख, हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। देखिए इतनी ही कविता है। हिंदी में इमरान हाशमी जो एक्टर आप लोग जानते ही हैं उसको, उसकी जो फिल्में हैं ना वो किस प्रकार से जितनी बोल्ड होती है ना कि बिल्कुल हीरो हीरोइन आपस में एकदम बिल्कुल नंग धड़ंगे संभोग कर रहे हैं, चूम रहे हैं, वो सारी चीजें दिखा रहे, स्तन दिखा रहा, सब दिखा रहा है। तो वैसे ही समझिए कि निराला की इस कविता में एकदम वो संभोग का खुला चित्रण कर रहे हैं, सिर्फ प्रकृति के सिंबल लिए हैं। यहाँ पर वो नायक नायिका किसी लड़के और किसी लड़की का नाम भी दे सकते थे, तो कविता शायद और भी ओपन हो जाती, लेकिन उन्होंने शायद वो एक छायावादी प्रभाव भी कह सकते हैं या उपद्वीप का प्रभाव भी कह सकते हैं। इतिहास से इस कविता के बहुत सारे पक्ष हैं, और कविता कह सकते हैं कि काम की जो अवस्था होती है और युवा अवस्था की जो अवस्था होती है, और उसमें जो जाहिर सी बात है प्रेम और संभोग और सेक्स की जो तमाम भावनाएं आती है, उन सारी भावनाओं को कहीं न कहीं निराला ने खुलकर लिखा है। और मैंने कहा ना, सिर्फ प्रकृति का एक रूप लिया है उन्होंने, और प्रकृति का जो नेचुरल भाव है जिसको सिगमंड फ्रायड बड़े अच्छे तरीके से बार बार अभिव्यक्त करता रहा कि मनुष्य की काम चेतना ही उसकी वास्तविक चेतना है, और वही उसकी चेतना और उसकी व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है, और वो उसकी इच्छा शक्ति और तमाम चीजों का निर्धारण भी करती है, इसलिए उसको नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है। ऐसे अगर हम समझेंगे कि विजन वन वल्लरी पर सोहती थी सुहाग भर, सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, यानी कि नायिका जो है जहाँ एक एकदम अकेला, समझे कि जंगल का इलाका है, घर बिल्कुल सुनसान वीराना है, और वहां पर बिल्कुल सपनों की दुनिया में एकदम बेचैन सोई हुई है वो। अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, और कौन है वो? एकदम नौजवान लड़की है वो, बिल्कुल कोमल है, और वो जूही की कली के समान उसको कहा है निराला ने। आंखें बंद किए हुए हैं शिथिल पत्रांग में, जैसे कि आंखें बंद की जाती है इस तरह से, मतलब बिल्कुल सपनों की दुनिया में है वो। और बसंत की रात थी वो, और विरह विदुर प्रिया संग छोड़, और जो उसका प्रेमी था अपनी प्रेमिका को छोड़कर कहीं दूर चला गया था, इसलिए विरह में थी, विदुर था विरह में। किसी दूर देश में था पवन, जो पवन जो है ना मलयानिल, वो एक प्रेमी का रूप प्रतीक है, तो वो कहीं दूर था। तो ऐसी स्थिति में क्या स्थिति होती, क्या दशा होती है, उसको निराला इसमें चित्रित कर रहे हैं। इस तरह से कवि कहता है कि उसको मलयानिल कहा जाता है। मलय पर्वत दक्षिण भारत में है, और वहां पर कहा जाता है कि बहुत सारे चंदन के पेड़ ही पेड़ है, इसलिए उसकी हवा की जो खुशबू है वो बिल्कुल चंदन की ही खुशबू के रूप में आती है, इसलिए उसको एक श्रेष्ठता के रूप में निराला ने उसको प्रतीक लिया है। और आई याद बिछुरन से, और दोनों एक दूसरे से दूर थे, तो जाहिर सी बात है वो मधुर जो बात थी, जो मिलन की बात याद आती है। और चांदनी की जो धुली हुई आधी रात थी, जब चांदनी रात होती है तो वो सारी स्मृतियां, वो सारा मिलन का समय फिर से समझिए कि जीवंत तो हो उठता है। और जब वो सब कुछ जीवंत हो जाता है तो उस स्थिति में, उस दिशा में एक अलग ही बेचैनी पैदा होती है। और कांता की कंपित कमनी, और कांता यानी कि जो नायिका थी, उसके जो खूबसूरत जो बदन है, उसकी जो कमनीयता है, उसकी जो कामुकता है, उसकी याद आती है। फिर क्या था, जो पवन यानी वो नायक जो था, वो तमाम तरह के पर्वत नदियां नाले सब कुछ को पार करके, वो सारी चीजों को पार करके वहां पहुंचता है जहां उसने नायिका के साथ केली की थी, जहां नायिका के साथ उसने संभोग किया था पहले, और साथ में दोनों खिले थे, दोनों उस सुखद अनुभूति से गुजरे थे, जहां नायिका अब सो रही थी जाने। और वो कैसे जानेगी कि उसका प्रीतम आ चुका है, क्योंकि उसको तो पता है कि वो कहीं दूर गया है। और नायक की मेरे कई कई बार हुए। तो इस तरह से नायक अचानक आ जाता है और नायिका को चूमने लगता है, और वो किसी हिंडोल की तरह, किसी वल्लरी की तरह एकदम बिल्कुल पूरी हिल उठती है अंदर से, और जग इस पर भी जगती नहीं है, और क्षमा नहीं मांगती है नायक से कि भाई तुम आ गए और तुम्हारे लिए मैं जगी नहीं, क्योंकि नायक को तो नायिका को तो पता ही नहीं था ना, क्योंकि उसको तो मालूम था कहीं दूर गया हुआ है वो, फिर आ कैसे गया उसे क्या पता है, तो इसलिए भी उसे कुछ मालूम नहीं। तो उस दशा में भी क्या होता है कि नायक कुछ अलग ही तरह से बिहेव करता है फिर,
निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही। वो बिल्कुल नींद में थी और आंखें मूंद के सो रही थी। किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पे। ऐसा लग रहा है कि जैसे जवानी का नशा उसने कर रखा, जैसे वो जवानी के नशे में पूरी तरह से। अब उसको कौन क्या समझा सकता है। और जो नायक था बिल्कुल निर्दय था, क्योंकि वो तो भूखा था ना, एकदम भूखे शेर की तरह जैसे आकर के नायिका के ऊपर पड़ जाता है वो। और इस तरह से उसकी देह को पूरी रोंद डालता है और निपट होकर के कठोर होकर एकदम बिल्कुल निष्ठुर हो जाता है वो। और झोंकों की जिस प्रकार से झाड़ी होती है, झाड़ियों की तरह उस देह को झंझकोर डालता है। और सुंदर उस सुकुमार देह को, उस मुलायम उस स्मित शरीर को जैसे पूरी तरह से उसके झकझोर डाला उसने। और मसल दिए, उसके स्तन मसल देता है। और तब नायिका चौंक पड़ती है कि अरे ये कौन आ गया, कोई दूसरा तो नहीं आ गया है, क्योंकि उसे तो मालूम था कि वो यहाँ नहीं है। और चकित चितवन निज चारों ओर फेर अपनी आंखें चारों तरफ घुमाती है और अपने प्रीतम को अपनी सेज पर पाती है, अपने बिस्तर पर पाती है। हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख विनम्र हो जाती है, हंसी खिल उठती है और वो खुद खिल उठती है। खेल रंग मतलब वो जो संभोग का खेल है ना, दोनों साथ में खेल लेते हैं प्यारे संग, अपने प्रीतम के संग, तो उसका फिर अलग ही एहसास था, अलग ही अनुभव था। तो ये विरह के बाद मिलन की कहानी है, इसलिए भी कविता बहुत महत्वपूर्ण है। और कविता कह सकते हैं कि बोल्ड है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। निराला की जो रचनात्मकता है उसके तमाम आयामों में ये भी एक बात है कि वो कहते हैं ना कि रूढ़ियों का इस तरह से भी भंजन करते हैं, उनको तोड़ते हैं। इसलिए वो सीधे सवाल करते हैं। और जितनी काव्यात्मकता के साथ, जितना आधुनिक छंदबद्धता के साथ कवि ने इस भाव को अभिव्यक्त किया है, इस कविता को बहुत बार गाया भी गया है। तो गाने वाला लय भी है और मुक्त करने वाला लय भी है, उस लिहाज से कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने पूरा सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।